नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज मैनपुरी लोकसभा से उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ, जहां आज डिंपल यादव दाखिल करेंगी पर्चा। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच नामांकन करेंगी। सैफई में मुहूर्त निकलवाने के बाद तय की गई है नामांकन की तिथि। नामांकन में अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज शामिल होंगे। डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में अखिलेश के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं रामगोपाल या धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने रण में डिंपल यादव यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी को मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में आज जब वो नामांकन दाखिल करेंगी, तो इस दौरान कौन कौन से बड़े दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे, ये आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी से। जहां शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र यादव मौजूद रहेंगे, तेज प्रताप यादव मौजूद रहेंगे, अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। तो ये वो तमाम दिग्गज जिनकी मौजूदगी में डिंपल यादव आज नामांकन करेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि तिथि बाकायदा जो है निकलवाई गई है और उसी के अनुसार नामांकन कराया जा रहा है। मैनपुरी की सीट लगातार देखिए समाजवादी पार्टी की थी और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने बड़े भरोसे के साथ डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच नामांकन करेंगी। सैफई में बाकायदा मुहूर्त निकलवाया गया है और उसके बाद नामांकन की तिथि तय की गई है। नामांकन में अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज शामिल होंगे। डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर मैनपुरी के रण में डिंपल यादव, जहां नामांकन में अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज शामिल होंगे। डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में अखिलेश के साथ शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे। और देखिए, खास ये पूरा तैयारियां हो रही हैं मैनपुरी के उपचुनाव के लिए, जो कि नेताजी के निधन यानी कि मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके लिए अब उपचुनाव कराए जा रहे हैं। और इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में डिंपल यादव को उतारा गया है। और डिंपल यादव आज नामांकन करेंगी। 1 से 2 बजे के बीच नामांकन करेंगी डिंपल यादव। और उनके साथ समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज, परिवार के कई लोग मौजूद रहेंगे, जो कि उनको कहीं ना कहीं हौसला देंगे। और इस चुनाव में बड़ी उम्मीदें देखिए डिंपल यादव पर रखी गई हैं और इसी के लिए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारा गया है। तो परिवार में कोई कलह नहीं, परिवार एक साथ है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, आज नामांकन का दिन है और इस दिन डिंपल यादव नामांकन करेंगी, मुहूर्त तय हो गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल। मैनपुरी में उपचुनाव होना है। निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इस समय मैनपुरी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक मैनपुरी में नहीं कर पाई, वो इस बार करना चाहती। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं चाह रही है कि उसका जो गढ़, सबसे मजबूत गढ़, वो बचा रहे, क्योंकि इससे पहले देखा गया रामपुर आजमगढ़ चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हो चुकी है। तो ऐसे में इस बार फिर लोकसभा का उपचुनाव होना, तो भारतीय समाजवादी पार्टी चाह रही है कि उनकी जो एक तरीके से पैतृक सीट थी, जो उनकी खानदानी सीट है, उस पर उसका कब्जा बना रहे। भारतीय जनता पार्टी इस जुगत में किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जिताया जाए, क्योंकि अभी तक देखा जाता था मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी सॉफ्ट कॉर्नर रहता था इस सीट को लेकर के। इतना हाउल्ला नहीं होता था, लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव नहीं है, इसके चलते कहीं ना कहीं चुनावी जो गणित इस बार कुछ और है यहाँ की। निश्चित तौर पर अगर बात करें, आज नामांकन होना है समाजवादी पार्टी की ओर से। अखिलेश यादव की वाइफ है, पूर्व सांसद है डिंपल यादव, वो नामांकन करेंगे निश्चित तौर पर। अब अभी तक लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ते नहीं खोले कि आखिर वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मंथन चल रहा और संभावना है कि कुछ देर में ही जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा इसकी घोषणा हो जाएगी। अगर बात करें वहां की जो सीट पर जो जातीय समीकरण है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फैक्टर वही है, क्योंकि 4.5 लाख के आसपास जो है यादव वोट बैंक पर, जिसके सहारे अभी तक समाजवादी पार्टी वहां पर जीतती रही। लेकिन दूसरी ओर देखें, 3 लाख के आसपास साख की वोट है, जो कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाता है तो समाजवादी पार्टी का गणित बन जाएगा।
जाएगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है तो समाजवादी पार्टी का गणित बिगड़ जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी गैर यादव जितना ओबीसी वर्ग है उसको साधने में कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो हम्म। अगला वोट बैंक है वो अच्छा खासा अच्छी खासी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। और पक्ष में देखिए इन आएगा, क्योंकि सभी समीकरणों का कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो हैं बखूबी ध्यान रख रही हैं। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और महत्वपूर्ण अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां कोर कमेटी में बैठक में नाम तय हुए थे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आज बीजेपी घोषित कर सकती है प्रत्याशी। मैनपुरी, रामपुर, खतौली के लिए उम्मीदवार केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं तीन नाम। कोर कमेटी में बैठक में इन नामों पर मंथन हुआ था और उसके बाद अब ये केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है और केंद्रीय नेतृत्व ही इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगा। तो अभी तक बात हम समाजवादी पार्टी की कर रहे थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि वो उसने पैनल तैयार कर लिया है। इन तीनों ही सीटों पर तीन नाम भेजे गए हैं और केंद्रीय नेतृत्व अब इस नामों में से अंतिम मोहर किस पर लगाता है ये देखना होगा। अश्विनी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अब मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी समय लिया उसने और मंथन किया, और देखिए कोर कमेटी की बैठक में नामों पर चर्चा हुई, केंद्रीय नेतृत्व को ये नाम भेजे गए हैं। कब तक इन पर मोहर लगने की संभावना है और अलग अलग सीट से किस तरीके से बीजेपी सटीक समीकरण बैठाने में सफल रहेगी, क्या उम्मीद? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक उपचुनाव को लेकर के आज जो प्रत्याशियों का जो नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आज पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक हर हालत में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। नामांकन के लिए भी 3 से 4 दिन बचा हुआ है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि आज उसको नाम, जो अपने प्रत्याशियों के नाम है उनका ऐलान करना पड़ेगा। अगर बात करें प्रत्याशियों की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता बहुत खूब कदम रख रही है। जो भी प्रत्याशी होगा उसको लेकर के बाकायदा उसका एक तरीके से देखा जा रहा है कि अब तक उसका जो करियर कैसा रहा है, कोई दाग तो नहीं रहा। इसके अलावा जाति समीकरण में वो फिट बैठता है कि नहीं, के साथ ही साथ जो उसका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का एजेंडा, उसमें फिट बैठता है कि नहीं बैठता। इन तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कम से कम 5-7 दिन से लगातार मंथन कर रही है और संभावना है कि आज उस प्रत्याशी पर मोहर लगेगी जो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे के तहत काम करेगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा तैयारी हो चुकी है और पूरी संभावना है कि शाम तक जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। बिल्कुल। और देखिए इस दौरान वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार का रहा, अगर वो देखा जाए अश्विनी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसी के साथ उसने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है कि किस तरीके से अब वोट हासिल करने हैं। लेकिन अगर मैं दलित वोट की बात करूं अश्विनी, क्योंकि बीएसपी का वोट किस तरीके से छिटकता है, किस पार्टी को मिलता है, इसको साधने के लिए पार्टियों की तरफ से क्या तैयारी है? बिल्कुल, अगर बात करें उपचुनाव में, भारत बहुजन समाज पार्टी हालांकि उपचुनाव में दखल नहीं करती है, लेकिन आजमगढ़ का चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी और उस पर वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अगर मैनपुरी की बात करें, मैनपुरी में अब तक जो इतिहास रहा, जब भी आम चुनाव लोकसभा के हुए वहां पर, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर किया, क्योंकि दलित वोट बैंक वहां पर अच्छा खासा है, तो उसने उस दलित वोट बैंक को खींचने का काम किया। सबसे बड़ा सवाल ये होगा, इस चुनाव जो होगा, ये वोटिंग होगी, इसमें जो दलित वोट बैंक है वो आखिर किस ओर जाए, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या भाजपा के साथ जाएगा, क्योंकि दलित फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो जाकर वो कहाँ जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी उसी को कैंडिडेट बनाएगी जो इन वोटों को अपनी ओर खींच पाए। जी बिल्कुल। और देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी भरपूर तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए तेज प्रताप यादव का, क्योंकि मैनपुरी से सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहा था अश्विनी, ऐसे में अब डिंपल यादव क्योंकि मैदान में है, लेकिन तेज प्रताप यादव की भी भूमिका उपचुनाव में अहम रहने वाली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक संदेश देने का समाजवादी पार्टी के जो परिवार है देने काम करेगा, पूरा परिवार एक साथ है। हालांकि सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक समस्या समाजवादी पार्टी की ओर के प्रत्याशी के लिए है, क्योंकि जिन सीटों पर जहां लोकसभा चुनाव होना है मैनपुरी, उसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से फिलहाल 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और एक सीट जो है जो जहां से इस समय शिवपाल यादव विधायक है। निश्चित तौर पर शिवपाल का क्या रुख रहता है, ये सबसे बड़ा सवाल हो, क्योंकि क्या वो बहू को चुनाव लड़ाएंगे या फिर वो एक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव अपना प्रत्याशी उतारेंगे। ये तमाम सवाल है कि क्या पूरा परिवार एकजुट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोगों को देखा जाए, चाहे वो तेज प्रताप हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे रामगोपाल, बाकी सब एक साथ है। केवल शिवपाल पर सबकी निगाहें हैं कि शिवपाल क्या चाह रहे हैं, उनका अगला पैतरा क्या होगा, क्या वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, ये थोड़ा देखना होगा अभी।
बिल्कुल। और देखिए, अगर अश्विनी मुद्दों पर चर्चा की जाए तो देखिए बड़े मुद्दे दोनों ही पार्टियों के पास हैं। बीजेपी को घेरने के लिए अलग मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए देखिए बीजेपी लगातार ये निशाना साधती है कि किस तरीके से परिवार में ही आंतरिक कलह रहती है, और ये मुद्दा बार बार उठता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार एक बड़ा संदेश देते हुए आगे बढ़ रही है, एक नसीहत देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरीके से परिवार एकजुटता के साथ आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में फिर से एक कहीं ना कहीं कुछ लग गया, क्योंकि फिर से परिवार में ही टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बाद कहने के लिए मंच से बहुत कुछ है कि आज समाजवादी पार्टी है परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही, कोई नया प्रत्याशी नहीं बनाया गया। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जब चुनावी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज होंगे तो इसका जिक्र करेंगे। कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर के ही जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज होंगे और समाजवादी पार्टी को घेरेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी, महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे गोरखपुर से अब खबर, जहां सीएम योगी के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए 2 दिवसीय दौरा और आज दौरे का दूसरा दिन। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह जनता दरबार लगाएंगे, जहां सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया है और रात्रि विश्राम के बाद जनता दरबार में फरियादियों की समस्या सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, जब भी उनका गोरखपुर का दौरा रहता है वो जरूर कोशिश करते हैं कि फरियादियों की फरियाद को सुना जाए, और उस फरियाद को सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरीके से इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इसको लेकर बड़े आदेश दिए जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो आज भी खास जनता दरबार का कार्यक्रम रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। उनको देखिए, उन्होंने समीक्षा बैठकें उनकी रहती हैं इस दौरे के दौरान। गोरखपुर का जब भी वो दौरा करते हैं कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर उनका जोर रहता है, और गोरखपुर में खासतौर से जनता दरबार जरूर लगाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से जन की सुनवाई, जो आम जन है जो अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं, उनसे उनकी फरियाद को सुनेंगे। तो वहीं प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाली रबी गोष्ठी में भी शामिल होंगे सीएम योगी। गोष्ठी में जिलों के अधिकारी, प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। तो वहीं गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दौरों का आज उनका दूसरा दिन है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद तारामंडल क्षेत्र में स्थित योगीराज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह जाएंगे, जहां पर आयोजित होने वाली रबी गोष्ठी में शामिल होंगे। इस गोष्ठी में जिलों के अधिकारी और प्रगतिशील किसान भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का और आज दौरे का दूसरा दिन गोरखपुर का। बढ़ते आगे, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश का दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। महानगर विस्तार स्थित आवास पर लोगों से मिलेंगे। राजाजीपुरम में कल धानुक समाज के साथ संवाद करेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश का खास दौरा, 3 दिन तक वो मौजूद रहेंगे लखनऊ में। महानगर विस्तार स्थित आवास पर लोगों से वो मुलाकात करेंगे। बहुउद्देशीय देखा उनका ये दौरा है, यानी कि कई काम उनको करने हैं इस दौरे के दौरान, जिस दौरान सबसे पहले महानगर विस्तार स्थित आवास पर लोगों से वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद राजाजीपुरम में कल धानुक समाज के साथ भी संवाद करेंगे और कई अन्य कार्यक्रम भी निर्धारित हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, जिसमें उनको शिरकत करनी है। तो शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तैयारियां हो चुकी हैं। 3 दिवसीय उनका दौरा बताया जा रहा है। और देखिए, दौरे के दौरान वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ वो संवाद करें, और आज भी उनका कई बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। कल राजाजीपुरम में धानुक समाज के साथ भी वो संवाद करेंगे। तो वहीं कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। वाराणसी से अब अपडेट, जहां ज्ञान वापी मामले में आज अहम सुनवाई। शिवलिंग की पूजा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग। जहां ज्ञान वापी में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग। वादी किरण सिंह की याचिका पर आ सकता है फैसला। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दोनों पक्ष की दलीलें पूरी हुई थी।
तो देखिए, आज सुनवाई का दिन है ज्ञानवापी में। आज वादी किरण सिंह की याचिका पर फैसला सामने आ सकता है, जहां ये मांग की गई है कि शिवलिंग की पूजा अर्चना करने दी जाए और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाए। उस परिसर में इसकी भी मांग की गई है, तो आज इस पर फैसला आ सकता है। सुनवाई देखिए डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई थी। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें सामने रखी गई थी, लेकिन अब इन दलीलों के आधार पर क्या फैसला कोर्ट लेता है ये देखना होगा। शिवलिंग की पूजा परिसर हिंदुओं को सौंपने की भी मांग इसमें शामिल है इस याचिका में। तो वहीं ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग है। वादी किरण सिंह की याचिका पर फैसला आ सकता है। गाजियाबाद से अब खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। साहिबाबाद थाना पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई। बदमाश अजय यादव गिरफ्तार, एक बदमाश फरार बताया जा रहा है। चेकिंग के दौरान रोकने पर भाग रहे थे दोनों बदमाश। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अजय यादव पर लूट के कई मामले दर्ज है। आज दिनांक 13/11/2022 को थाना क्षेत्र साहिबाबाद के संजय नगर कॉलोनी कट पे थाना क्षेत्र साहिबाबाद की टीम के द्वारा संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच लाल पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो व्यक्ति उधर से गुजरे। जब इनको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो ये रुके नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर फायर करके हिंडन पुल की तरफ भागे। पुलिस टीम के द्वारा उनकी घेराबंदी की गई तो उनकी गाड़ी फिसल गई और वो गिर गए। इसी बीच जब पुलिस टीम ने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर दोबारा फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, दूसरा अपराधी मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गया। जो अपराधी जिसको गोली लगी उसका नाम अजय यादव है, जो आगरा का रहने वाला है। इससे 6 लूट के मोबाइल, तमंचा अभी और जो मोटरसाइकिल जिससे चल रहे थे ये भी लूट का है, जो आगरा से इन्होंने लूटी है, बरामद हुआ है। आज दिनांक 13/11। तो देखिए, गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साहिबाबाद थाना पुलिस और बदमाश की ये मुठभेड़ हुई है। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए गाजियाबाद से। यादराम, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बदमाश अजय यादव गिरफ्तार हो गया है, एक बदमाश फरार बताया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इस पूरी मुठभेड़ पर? देखिए, पिछले काफी दिनों से गाजियाबाद में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी था और लगातार ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब ये खबर ना आए कि गाजियाबाद के किसी इलाके में चोरी ना हुई हो। इसी बात को लेकर जो लगातार है पुलिस वो चेकिंग अभियान चला रही थी और एक अजय नाम का जो बदमाश है, जो कि काफी बड़ा बदमाश है और कई चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, वो हिंडन पुल पर सूचना मिली पुलिस को कि वहां से जा रहा है और पुलिस ने जब कॉम्बिंग की तो अजय यादव जो है अपने साथी के साथ था, उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उसके बाद जो अजय यादव है उसको पैर में गोली लगी है और पुलिस ने इस मुठभेड़ में अजय यादव जो है उसको गिरफ्तार किया है और उसका जो एक साथी है वो फरार हो गया। फिलहाल जो पुलिस है वो इस बात का पता लगाने में जुटी है कि अजय यादव यहाँ क्या करने आया था और किस इलाके में चोरी के इरादे से यहाँ पर घुसा था। गाजियाबाद समेत कई ऐसी जगह है जहाँ पर अजय के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं जो कि चोरी और लूट के हैं और पुलिस इस बात का भी तस्दीक कर रही है कि इसके गैंग के और कौन सदस्य हैं जो गाजियाबाद में सक्रिय हैं या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अन्य सदस्यों तक भी कैसे पहुंचती पुलिस देखना होगा। बहुत शुक्रिया यादराम आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा से अब खबर, जहां पुलिस की चोर गैंग सरगना से मुठभेड़। जहां थाना सेक्टर 63 पुलिस की चोर गैंग के सरगना से मुठभेड़ हुई। दिल्ली एनसीआर में चोरी की घटनाओं को दे चुका है ये अंजाम। शातिर गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा है। गैंग के सरगना पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और सरगना गिरफ्तार हुआ है। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। बड़ी ये उपलब्धता। वांछित अपराधी वसीम अकरम, जो कि थाना सेक्टर 63 से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, आज सूचना थी कि इस क्षेत्र में मौजूद है, जिसको लेकर शाम से ही चेकिंग, सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी चेकिंग में दौरान पुलिस मुठभेड़ इसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर लगभग 16 मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरे प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। वांछित अपराधी वसीम।
तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है शातिर गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था, तो वहीं अब गिरफ्तार हुआ है। गैंग के सरगना पर करीब बताया जा रहा है 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो बड़ी सफलता पुलिस के लिए है। ये थाना सेक्टर 63 पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। तो काबिल तारीफ ये गिरफ्तारी, जहां पुलिस की चोर गैंग के सरगना के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद चोर गैंग का जो मास्टरमाइंड है, सरगना है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस मुठभेड़ में वो घायल हुआ और इसी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दिल्ली एनसीआर में चोरी की घटनाओं को ये अंजाम दे चुका है और कई मामले बताया जा रहा है कि इस पर पहले से ही दर्ज हैं। शातिर गैंगस्टर के मामले में ये वांछित चल रहा था और देखिए, लंबे समय से इसकी तलाश जारी थी, दबिश दे रही थी इसके लिए पुलिस, और पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। सेक्टर 63 पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले का खुलासा करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि जो बड़े मामले हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व किए जाएंगे इस गिरफ्तारी के बाद, पूछताछ के माध्यम से। ये पूछताछ फिलहाल लगातार जारी है और भी जो अन्य सदस्य होंगे उनके भी नाम जैसे जैसे पूछताछ में सामने आते जाएंगे, उसके आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।